एक्चुअली टेस्ट क्या है? खाने का टेस्ट है और क्या है? जो सॉल्ट है, स्पाइस है, ऑल, वो तो ऑल टेस्ट है ना। जो भी जीभ के जो जितने भी इसमें टेस्ट ग्लैंड हैं, टेस्ट ग्लैंड जो भी खाने में टेस्ट है, चाहे वो खट्टा हो, तीखा हो, जितने भी टेस्ट ग्लैंड हैं वो सब टेस्ट करेंगे ना। अच्छा, टेस्ट ग्लैंड में मान लो आपका टेस्ट ग्लैंड ज़्यादा डोमिनेंट है, ज़्यादा एक्टिव है नमक वाला, तो आप उस खाने में नमक वाले टेस्ट को ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, ज़्यादा टेस्ट लेंगे। मेरा जैसे है, मेरा नमक का बहुत सेंसिटिव है टेस्ट ग्लैंड बचपन से ही। तो मेरी माँ जब खाना बनाती थी, तो जैसे मान लो कोई गेस्ट आए, तो भाई वैसे जनरल खाना बनाते हैं तो टेस्ट नहीं करवाते ना दाल वाल का कि बच्चे टेस्ट कर लो। अब शंका होती थी कि नमक डाले हैं या नहीं डाले हैं, तो हमको वो दे देती थी कि हाँ बेटा चेक कर लो कि नमक है या नहीं है। मैं कहता था हाँ हाँ बहुत अच्छा है, जबकि नमक होता नहीं था। अब वो बाद में मार पड़ती थी कि तुम्हारे कारण यहाँ बेइज्जती हो गई। अच्छा, दाल में हमको अभी भी नमक आप नहीं डालो पता नहीं चलेगा। सब्जी में भी मतलब हम अडॉप्ट कर लेता, हमारा जो टंग है वो तुरंत अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि हमारा फोकस टेस्ट पर है। तो हम और टेस्ट लेना शुरू करते हैं, तो हमको तो टेस्ट से मतलब है ना। वो नमक का टेस्ट नहीं मिला तो कोई और टेस्ट तो है भाई, दाल का तो टेस्ट है तो दाल का टेस्ट लेना शुरू कर दिए। नमक का टेस्ट तो आप ज़्यादा टेस्ट को जनरेट करने के लिए आपने डाला है, उस ज़्यादा खाने के लिए डाला है या ज़्यादा लार प्रोड्यूस करने के लिए डाला है, और किसी चीज़ के लिए थोड़ी डाला था आपने। तो दाल में जो डोमिनेंट टेस्ट है नमक नहीं है, दाल का टेस्ट है। आलू में जो टेस्ट है वो आलू का टेस्ट है, ना कि जो मिर्ची और मसाला डाले हो उसका टेस्ट है डोमिनेंट। इसीलिए जितने भी आयुर्वेदिक फिलॉसफी में ये कहा गया है कि आप मसाला उतना ही यूज़ करोगे जितने में खाने का ओरिजिनल टेस्ट डोमिनेट करे, न कि मसाला डोमिनेट करे। अगर मसाले का टेस्ट डोमिनेट करेगा तो आपकी तबीयत खराब समझो। तो जितना भी होटल में आप खाना खाते हो वो मसाले का टेस्ट डोमिनेट करता है, खाने का टेस्ट नहीं डोमिनेट करता। इसीलिए आप ओवर ईट कर जाते हो, क्योंकि मसाला का टेस्ट डोमिनेट कर रहा है। और मसाले का टेस्ट आपको इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आप स्ट्रेसफुल हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। यहाँ जैसे आप नोट करो, अगर आप बहुत एंगर में हो तो आप ज़्यादा तीखा खाओगे, क्योंकि इमीडिएट ब्रेन को सेंसेशन मिलेगी। तो खाने के माध्यम से दो चीज़ें हो रही हैं। एक जो नॉर्मल सबको है फिजियोलॉजिकली कि खाना गया, खाना डाइजेस्ट हुआ, ब्लड में गया, ब्रेन में एनर्जी आ गई। ये तो घंटे डेढ़ घंटे का प्रोसेस है, 2 घंटे का प्रोसेस है। लेकिन जो सबसे पहला आपकी एनर्जी की सेंसेशन है वो टेस्ट के थ्रू है ना। अरे रसगुल्ले की जो आपको एडिक्शन है वो टेस्ट के थ्रू है। एनर्जी तो बाद में आती, 2 घंटा के बाद वो एनर्जी नहीं आती, उसमें तो पेट फूलता है। स्मोकिंग की तरह ही होता होगा ना? बिल्कुल, स्मोकिंग में आप डल करते हो ब्रेन को। मतलब ये मेरा प्रयोग है, कोई भी आदमी बैठा हुआ है, इमीडिएट उधर गया, स्मोक करने लगा। वो क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस चलता है, आपको मालूम नहीं है सब लोगों को, लेकिन वो अकेले बैठा है, कोई थॉट जनरेट हुआ, अब उसके सिस्टम में नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया, अब उसका पेशेंस लूज हो रहा है, वो तुरंत गया, थोड़ा पिया हुआ, डल हुआ, सेंसेशन कम हुई, फिर वापस आया। ये उल्टा भी होता है ना, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो थॉट जनरेट हो गया, ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, और जनरेट होता है, लेकिन उसी को तो डल करने के लिए गया था वो CO2। योग में बता रहे थे, जैसे इमोशंस की बात की, फिर आपने थॉट की बात की। हम ऐसा करते हैं, थॉट क्रिएट करते हैं और फिर इमोशन जनरेट, वहां से इमोशंस खींचते हैं एक तरह का। उल्टा भी हो सकता है कि किसी चीज करने से इमोशन जनरेट हुए और थॉट क्रिएट हो गया। हाँ बिल्कुल पॉसिबल, उल्टा होता है, क्यों नहीं होता। जैसे आप यहाँ भाव प्रोड्यूस करते हो, लेकिन ये जो भाव है वो सिंगल भाव है ना बेटा। इसमें योगी जी एक चीज और है कि थॉट हम क्रिएट करते हैं, भाव हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते। भाव खुद ही तो कर रहा है उसमें, और क्या, खुद ही तो कर रहा है, दूसरा थोड़ी कर रहा है। अगर भाव क्रिएट हुआ, कुछ भी किसी कारण हो गया, उससे थॉट जनरेट हो गया। भाव कैसे क्रिएट होगा? भाव तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक कोई इमेज नहीं आएगी ना। पहले तो इमेज जनरेट करोगे, फिर उसके बाद भाव जनरेट करोगे। हम जाप करते हैं, कुछ धीरे धीरे भाव को क्रिएट होता है। मान लो राम कर लिया, एक राम शब्द है, यहाँ पे आपने शब्द यूज़ किया, ठीक है ना। अब राम शब्द यूज़ किया, राम की एक पिक्चर आ गई, जबकि राम शब्द में राम की पिक्चर आनी नहीं चाहिए। लेकिन
बिना शब्द के यहाँ पे शब्द से ऑटोमेटिकली राम की एक पिक्चर जनरेट होएगी जनरल वे में हो गई। अब अगर आप बहुत भावुक हो तो इमीडिएटली इमोशन प्रोड्यूस करने लगोगे, क्योंकि भगवान राम की स्टोरी चलेगी, केवल पिक्चर ही तो नहीं चलेगा ना। भाई पिक्चर थोड़ी ना सिर्फ चलेगा कि ऐसे डेड पिक्चर खड़ी हुई है बस ऐसे हो गया मामला, कि दीवार पे लटकी है बस इतने है। इसके आगे भी तो बढ़ोगे, हमें आगे बढ़ने की तो टेंडेंसी है ना। मतलब अगर आप सब्जी बनाते हो तो सब्जी में मिर्चा मसाला डालते हो, सब्जी में ऐसे आलू थोड़ी डाल के बस बना लेते हो। तो मिर्चा मसाला लगाने की तो हमारे मन की टेंडेंसी होती है ना बेटा। तो मिर्चा मसाला भगवान राम में क्या लगाओगे? भगवान राम के बारे में आपको कुछ नहीं पता, केवल स्टोरी पढ़े हो आप, प्रैक्टिकल कुछ नहीं पता। मैं जब स्टार्टिंग में साधना करता था तो मेरे दिमाग में आइडियलिज्म के शिकार होते हैं ना सब लोग, आइडियलिस्टिक माइंड होता है हमारा। तो हमारे दिमाग में राम राज्य था, हमेशा हम राम राज्य लेके घूमते थे। राम राज्य क्या था कि हम भगवान राम जैसा एक राज्य चाहते हैं, हम पॉलिटिशियन बनना चाहते थे एक्चुअली, वो तो बाद में भूत उतर गया। तो राम राज्य हमें चाहिए था। अब मेडिटेशन से और मतलब स्पिरिचुअलिटी और पॉलिटिक्स को एक करना चाह रहे थे। आइडियलिस्टिक, एक छोटे बच्चे में आइडियलिज्म होता ही है कि सब हम पूरा पलट देंगे, उल्टा सीधा सब बराबर कर देंगे। और मुझे इतना भ्रम था कि उस समय 84 में बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी पंजाब में, और मैं मेडिटेट कर रहा था उस समय मेडिटेशन में था और प्रार्थना करता था। प्रेयर का तो उस समय ज़बरदस्त चलता था, और मुझे लगता था कि मेरे ही कारण बाद में जब वो वहाँ कंट्रोल हुआ तो मेरे ही मेडिटेशन के कारण हुआ। मतलब आपको भ्रम होता है ना, आइडियलिज्म में आपको बहुत भ्रम होते हैं। अगर ये लाइफ लॉन्ग भ्रम रहा तो आप पागल हो जाते हो, अगर ये बाद में नॉलेज आने पे सुधर जाते हो तो आपको ये नॉलेज वाला एंगल आ जाता है, तो फिर आप अपने प्रैक्टिकल अप्रोच पे आते हो लाइफ में, तभी तो आप मास्टर कहलाते हो। क्योंकि मास्टर तो तभी हुए क्योंकि ये आइडियलिज्म खत्म हो गया ना आप में। भाई आइडियलिस्टिक अप्रोच खत्म कर दिया आपने, आप समझ गए यार ये बकवास का काम है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपने अपने प्रैक्टिस से इसे पाया ना। तो बाय द वे, जब हम राम राज्य की इमेजिनेशन करते थे तो हम ये कहते थे कि कोई भी कुछ गंदगी नहीं होनी चाहिए राम राज्य, क्योंकि भगवान राम ऐसे ही थे। अब जितने भी गुरुओं के पास जाते हो उनका बहुत अच्छा कर रहे हो, चिन्मयानंद, चिदानंद, पता नहीं कौन कौन। एक गुरु के पास गया तो उन्होंने कहा ऐसा है कि भगवान राम राज्य में तो सारे बकवास तो थे, वो मास्टर थे, ज्ञान योगी थे, कबीर पंथी थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान राज्य में तो भगवान राम के राज्य में किडनैपिंग भी थी, मतलब राज्य में भले नहीं थी लेकिन उस पीरियड में तो किडनैपिंग होती ही थी, भगवान सीता जी को किडनैप कर लिया। तो हमने कहा नहीं उस समय किडनैपिंग थी, लेकिन रावण बहुत इथिकल था तो रावण ने वहाँ कर दिया उनको, अशोक वाटिका में तो फलाना वाटिका में तो ये वो। अब हम इमेजिनेशन में हैं तो उनका तुमको क्या पता कि अशोक वाटिका में किया है, कहाँ किया, क्या पता तुमको, जो किडनैप करने ले जाएगा वो इतना एथिकल होगा। उनका चलो कोई बात नहीं, आप गलत कह रहे हो। अब भगवान राम के खुद राज्य में कितनी गड़बड़ियाँ उस समय थी, पुस्तकों में भी लिखा है। उन्होंने एक जो पुस्तक में लिखा है, हालांकि वो बाद में ऐड किया था पंडितों ने, उन्होंने कहा कि एक शूद्र मेडिटेशन कर रहा था, उसके कान में उन्होंने डाला और मार डाला उसको, जबकि उसी से गुरुदीक्षा लिया था भगवान राम, वो इतने ज्ञानी थे। अब कुछ लोग कहते हैं ऐड किया है, कुछ लोग क्या कहते हैं भलाना ढमका, क्योंकि उस समय देखो पुरोहितिज्म का ज़्यादा डोमिनेंस थी। बाय द वे, कुछ दिनों में ये जो भूत था राम राज्य का उतर गया, क्योंकि आपने आइडियलिज्म अपने माइंड में डाला था। आप प्रैक्टिकल नहीं जानते, आप अपने माइंड में आइडियलिस्टिक अप्रोच पैदा करते हो, क्योंकि आप चाइल्डिश ब्रेन हो। आप पिताजी को सबसे अच्छा मान रहे हो। अब पिताजी घर के बाहर जाके क्या करते हैं आपको नहीं मालूम, क्योंकि पिताजी बिल्कुल आपके सामने संत बने हैं। पिताजी बताते भी हैं सत्य बोलना चाहिए, पिताजी कितना बाहर झूठ बोलते हैं क्या पता तुमको, ये थोड़ी ना पता होता है। आप बच्चे को आइडियलिस्टिक दे रहे हो आप, और आप कुछ और कर रहे हो। ऑब्वियसली करना पड़ता है, प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती। बाय द वे, जब आप आइडियलिस्टिक अप्रोच में होते हो तो आप बहुत मिर्च मसाला लगाने की आदत पड़ जाती है आपको अपने अनुसार। किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप गुरु के बारे में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रख लो तो आप गुरु के बारे में ही झूठ बोलना शुरू कर देते हो। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगो तो झूठ बोलना शुरू कर दोगे।
झूठ बोलने का मतलब कि आप अपने गुरु के बारे में फालतू की स्टोरी जनरेट करना शुरू करोगे कि मेरे गुरु ऐसे हैं, तो मेरे गुरु ने हाथ से कुछ निकाल दिया, तो कुछ ये कर दिया, तो फलाना कर दिया, क्योंकि आप में ओवर श्रद्धा जग रही है, ब्लाइंड फेथ जग रहा है आप में। तो आप एक्चुअली झूठ बोल नहीं रहे हो, लेकिन आप में वो जो ब्लाइंड फेथ है वो सब कुछ करवा रहे। तो एक्चुअली तो ये इम्प्रैक्टिकल है ना। तो आप जब किसी भी शब्द को यूज करते हो तो शब्द से इमेज यूज करोगे, जितना ज़्यादा आप में ब्लाइंड फेथ बढ़ता जाएगा उतना ही आप मिर्च मसाला अपने भाव को जनरेट करने के लिए लगाओगे। भाव जितना ज़्यादा जनरेट होगा उतना ही आप इम्प्रैक्टिकल हो रहे हो, क्योंकि आप भाव से खुश हो रहे हो। आप एक्चुअली भाव से खुश होना चाह रहे हो, आप प्रैक्टिकल आपके लिए यूजलेस हो रहा है। हठ योग ने कहा नहीं यार ये सब बकवास का काम मत करो, सीधा बॉडी है ना तुम्हारे पास, ये बॉडी है, बॉडी पर फोकस करो और बॉडी के थ्रू आप ब्रेन की तरफ जाओ। क्रिया योगी ने कहा नहीं, बॉडी भी छोड़ो, आप स्पाइन को पकड़ो, स्पाइन और ब्रेन को पकड़ो, उसके थ्रू जाओ। तो ये मोर प्रैक्टिकल था। 7वीं 8वीं ईस्वी में तो बहुत ज़बरदस्त इसकी सक्सेस थी। अगर गोरखनाथ जी ऋषि थे, गोरखनाथ थे, उनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, ये लोग तो बहुत प्योर हठ योगी थे, लेकिन इन्होंने बहुत काम किया योग पे।